हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है नीट एंड जेई के स्टूडेंट्स के लिए, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन। ये टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं और सेंटर ऑफ मास का आइडिया भी हम लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जो है किसी भी फोर्स का बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया जाता है, तो इम्पल्स होता है इंटीग्रल एफ डी टी। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है एफ किसी टाइम इंटरवल में, तो इम्पल्स कैसे डिफाइन होता है? इम्पल्स इज डिफाइंड एज इंटीग्रल एफ डी टी। ओके, नाउ फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सीलरेशन, सो एक्सीलरेशन इज dv by dt. So dt we can cancel out, so it will become mdv, integral of mdv. ठीक है, तो इम्पल्स एक जनरल टर्म है जो किसी भी फोर्स के लिए डिफाइन की जा सकती है कि फोर्स अगर किसी टाइम इंटरवल में लग रहा है तो उसका इम्पल्स क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी टी। जैसे मान लो एक कोई किसी पार्टिकल को हमने हवा में फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका, किसी एंगल थीटा पे फेंका। अब वो वाला वो पार्टिकल टी टाइम तक हवा में रहा। अब पूछ लिया कि इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? तो कई बार हम सोचते हैं कि इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जनरली इम्पल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इम्पल्स के लिए ये भी यूज करते हैं कि मास इनटू, एक्चुअली इंटीग्रल डीवी क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी विच इज चेंज इन मोमेंटम। तो कई बार हम क्या सोचते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालें टी टाइम पर और फिर चेंज इन मोमेंटम निकालें तो इम्पल्स आएगा। लेकिन नहीं, इम्पल्स की डेफिनेशन भी कई बार हेल्प करती है। तो इम्पल्स क्या कहता है कि इम्पल्स क्या होता है? इंटीग्रल एफ डी टी। और अगर फोर्स कांस्टेंट होगा, तो अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो हम इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं अगर एफ कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे मैं क्या कर रहा था, एक पार्टिकल को हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका और टी टाइम पर इम्पल्स पूछ लिया। तो कई बार हम फाइनल वेलोसिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो नहीं करने की जरूरत। इस पूरे पार्टिकल पे थ्रू आउट द मोशन फोर्स तो कांस्टेंट लग रहा है एम जी, और कितने टाइम की बात कर रहे हैं? टी टाइम पे। तो इम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन डायरेक्टली बी रिटन एज एम जी इंटू टी। तो जरूरी नहीं है कि हम फाइनल वेलोसिटी निकालें, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज होता है वो कौन सा होता है? यही होता है कि हमें मोमेंटम पता होता है इनिशियल और फाइनल, तो हम इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इम्पल्स एज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलिए तो, और रिजल्टेंट जो फोर्स है इसका इम्पल्स, अच्छा रिजल्ट आई रिजल्टेंट का मतलब क्या है? अगर एक पार्टिकल पे ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं एक से, अगर सिंगल फोर्स लग रहा है तो ठीक है, इम्पल्स सिंगल फोर्स के हिसाब से हम बता सकते हैं। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो हम फोर्सेस का क्या ले लेंगे? रिजल्टेंट। और हमें क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट इम्पल्स, दैट इज रिजल्टेंट चेंज इन मोमेंटम। सो रिजल्टेंट इम्पल्स इज एफ रिजल्टेंट इंटू डी टी विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसी को हम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स किसके बराबर होता है? डेफिनेशन होती है इंटीग्रल एफ डी टी, और वर्किंग ज्यादातर किस फॉर्मूले से करते हैं हम? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का मतलब एरिया भी होता है। तो अगर हम फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया देखेंगे तो वो एरिया हमें क्या दे देगा? इम्पल्स दे देगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ गिव अस इम्पल्स। तो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया हमको इम्पल्स दे देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, किस एरिया किसमें निकालना है? उस टाइम इंटरवल में जिसमें हमें इम्पल्स फाइंड करना है। जैसे t1 से t2 के बीच में फाइंड करना है तो हमें वो एरिया इम्पल्स दे देगा। अच्छा, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में बढ़ने से पहले एक दो चीजें और हम देख लेते हैं। तो इम्पल्स तो किसी भी फोर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। ज्यादातर हम बात इम्पल्स की तब करते हैं जब फोर्सेस क्या करते हैं? झटके से लगते हैं, बहुत कम समय के लिए झटके से फोर्सेस लगते हैं, वैसे फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स झटके से लगा, जैसे मान लो हमने एक बॉल को किसी दीवार की तरफ फेंका, एक दीवार है, उस दीवार की तरफ हमने एक बॉल को फेंका, तो क्या होगा? बॉल टकराई वॉल से, और टकरा के एक इंस्टेंट पे ही उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया? हो सकता है स्पीड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो भी मोमेंटम चेंज हो गया। तो ऐसे झटके से जो फोर्सेस लगते हैं, जो बहुत कम समय में पार्टिकल के मोमेंटम को चेंज कर देते हैं, उनको हम इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। और जो फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत हाई मैग्नीट्यूड के नहीं होते, फाइनाइट वैल्यूज के होते हैं, जनरली उनको क्या बोलते हैं? नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। तो मेनली टक्कर के फोर्सेस, कोलिजन के फोर्सेस कैसे होते हैं? इंपल्सिव। और नॉन इंपल्सिव जनरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, इनको हम कैसा मान लेते हैं? नॉन इंपल्सिव मानकर चलते हैं। ठीक है,
चलिए अब हम बात करते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, डीपी बाय डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया किसी भी सिस्टम पे, तो जो डीपी बाय डी है इसको भी जीरो होना पड़ेगा, और डीपी बाय डी जीरो है, दैट मीन्स मोमेंटम हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव तभी जीरो होगा जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर रिजल्टेंट फोर्स, कौन सा रिजल्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट तो हमेशा ही जीरो होता है। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो हम क्या बोल सकते हैं, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और पूरे सिस्टम का मोमेंटम, मतलब सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके मोमेंटम का सम कंजर्व रहेगा। अच्छा, ये भी एक वेक्टर इक्वेशन है, ध्यान रखना है। तो इसको हम इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। जैसे अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन मान लो एक्स डायरेक्शन का नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इफ समेशन ऑफ एफ एक्स इज जीरो, देन वी कैन राइट इट मोमेंटम ऑफ एक्स डायरेक्शन विल रिमेन। और इसमें वेक्टर साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये हमें साइन के साथ लेना है। अगर कोई पॉजिटिव एक्स में मोमेंटम है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स में है तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम इंडिपेंडेंटली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल हम देखें तो क्या कह रहे हैं इसमें कि अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with the horizontal positive x direction. At the highest point of its trajectory, the shell explodes into two fragments. One of the fragments move along the negative x direction with a speed of 50. What is the speed of other fragment at the time of explosion? तो देखो एक शेल है जिसको फायर किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से। कितने एंगल पे फायर किया हमने, 60 डिग्री पे। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को कुछ नहीं दिया तो। अब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो जिस लाइन से एंगल थीटा उसके अलावा कॉस थीटा कंपोनेंट आता है, तो 100 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज 1/2, तो यह आ जाएगा 50। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 50 होगी, और मास इसका कुछ m मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये एक्सप्लोड हुआ और वन ऑफ द फ्रैगमेंट्स मूव्स अलोंग द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये एक्सप्लोड हुआ, एक फ्रैगमेंट इसका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गया, और इक्वल फ्रैगमेंट्स यानी मास m/2 हो जाएगा। और कितनी स्पीड से गया, ये भी 50 से गया। तो दूसरे फ्रैगमेंट की क्या स्पीड होगी, ये पूछा है। अब देखो इस इंस्टेंट पे एक और चीज का ध्यान रखना है, जब सिस्टम पे नॉन इंपल्सिव फोर्सेस लग रहे होते हैं तो हम एक इंस्टेंट के लिए मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं उन फोर्सेस के लगते हुए भी। देखो हमने क्या बोला था, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन अगर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस लगते हैं, मतलब बहुत हाई वैल्यू के फोर्सेस नहीं लगते, तो एक इंस्टेंट के लिए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो जैसे इस पार्टिकल पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स कैसा होता है, नॉन इंपल्सिव। तो अगर वो लग भी रहा है तो हम ग्रेविटी के फोर्स को लगते हुए एक इंस्टेंट के लिए मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। इंस्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन या जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। ऐसे स्प्रिंग फोर्स भी अगर लग रहा हो तो भी हम एक इंस्टेंट के लिए मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं, टक्कर होने से पहले और जस्ट टक्कर होने के बाद में। ठीक है, और वैसे यहां तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो वैसे भी मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं क्योंकि वर्टिकल में लगता है ग्रेविटी। लेकिन अगर वर्टिकल में भी कोई पार्टिकल इसका गया होता, कोई पार्ट वर्टिकल में वेलोसिटी आ गई होती, तो भी हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते थे जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन। ये पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। अब हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो क्या करना है हमें, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। बस ये ध्यान रखना है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अकॉर्डिंगली वी हैव टू राइट ऑल दी थिंग्स। तो फाइनल मोमेंटम, तो एक m/2 मास है, वो राइट की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से, उसका मोमेंटम क्या हो गया, m/2 इंटू वी। एक m/2 पीछे की तरफ जा रहा है, उसका क्या हो गया, -m/2 इंटू 50। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हम राइट साइड को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव मानते हुए लिख रहे हैं। तो जो वेक्टर राइट की तरफ है उसको पॉजिटिव लेंगे, जो लेफ्ट की तरफ है उसको नेगेटिव, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, m इंटू 50। ठीक है, तो m से m कट गया यहां से,
2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो v पूरी इक्वेशन को करना है, ठीक है ना, एक चीज को मत कर देना। तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो v माइनस 50 इज इक्वल टू 100, तो v इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी जब वो एक्सप्लोजन होगा उसमें, किस पार्टिकल की, जो पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ेगा, राइट की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, ब्लॉक एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, the two parts start moving along x and y axis respectively with equal speeds, then find the velocity of third part। अब देखो क्या कह रहा है, एक ब्लॉक है रेस्ट पे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा कई बार क्या होता है, ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, मास को m लेके हर एक पार्ट को m/3 भी बोल सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि मास पे तो कुछ डिपेंड कर नहीं रहा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 3m मास मान ले, तो 3m मान के हम 3 पार्ट्स का मास m बोल सकते हैं, तीनों पार्ट्स का मास कितना हो गया, m और m। अब एक x डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक y में जा रहा है 10 से। अब मोमेंटम कंजर्व रखना है, क्यों कंजर्व रखना है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एक्सप्लोजन किसके कारण हुआ, इंटरनल फोर्सेस के कारण। तो x डायरेक्शन में भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, y में भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अब इस पार्टिकल का मास भी कितना है, तो मास तो इसका भी m है, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ भी 10 होनी चाहिए, तभी ये x वाले मोमेंटम को कैंसिल कर पाएगा, m इंटू 10 को कैंसिल कर देगा, और एक नीचे की तरफ भी 10 होनी चाहिए, तब ये y डायरेक्शन वाले मोमेंटम को कैंसिल कर पाएगा। यानी तीसरे पार्टिकल के वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, एक नेगेटिव x में 10, एक नेगेटिव y में 10। तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो 90 डिग्री पर 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 10√2। तो जो तीसरा पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 10√2 आ जाएगी, ठीक है। यहां वेक्टर फॉर्म में अगर बात करेंगे तो -10i -10j, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक 10i में आएगा नेगेटिव i नेगेटिव x में, एक 10 नेगेटिव y में। तो दोनों ऑप्शन जिस तरह के हों उस तरह से हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर इसका इस तरह से हमने फाइंड कर रखा है। चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कोलिजन वाला पार्ट। तो कोलिजन क्या होता है, तो कोलिजन एक प्रोसेस है, इसको इंपैक्ट भी बोला जाता है। तो कोलिजन या इंपैक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा बॉडीज बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन उनका मोमेंटम जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से चेंज हो जाता है, ठीक है। और जनरली कोलिजन हम तब बोलते हैं जब कैसे फोर्सेज लगते हैं, इंपल्सिव फोर्सेज, ठीक है। 2 बॉडीज एक दूसरे से आके टकराई, टक्कर के फोर्सेज जनरली हमेशा कैसे लिए जाते हैं, इंपल्सिव फोर्सेस लिए जाते हैं, ठीक है ना। जो टक्कर का फोर्स है उसको हमेशा हम इंपल्सिव मानते हैं, ठीक है। तो ये कोलिजन कहलाता है। और कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी लॉस हो सकती है, लेकिन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब एनर्जी किसी केस में कंजर्व भी रह सकती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एनर्जी कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। मोमेंटम कंजर्व रहेगा, but it is not necessary that energy will remain conserved. It may remain conserved or it may be lost. ठीक है, बढ़ नहीं सकती एनर्जी, या तो कंजर्व रहेगी या लॉस हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब कोलिजन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक सवाल पूछा है कि कोलिजन के लिए दोनों बॉडीज मूविंग होनी चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने एक बॉल को दीवार पे फेंका तो दीवार तो चल नहीं रही, उसको भी कोलिजन बोला जाएगा। या एक बॉल रुकी हुई है, ठीक है, एक बॉल रुकी हुई है और दूसरी बॉल को हमने उसकी तरफ फेंका, तब भी जब ये टकराएंगे उसको भी कोलिजन बोला जाएगा। कोलिजन का मतलब बस टक्कर होना, जिसमें 2 बॉडीज आपस में एक दूसरे पे क्या होती है, कुछ थोड़े से समय के लिए काफी हाई फोर्सेस लगाती हैं और उनके मोमेंटम में चेंज आता है। हो सकता है किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज ना भी आए, जैसे दीवार है, दीवार से कोई बॉल टकराई तो दीवार के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन बॉल के मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। अब कोलिजन को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कब होता है, जब पार्टिकल की वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक ही लाइन के अलोंग होती हैं। इसको हम 1 डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों पार्टिकल, इनकी वेलोसिटी पहले भी इसी लाइन के अलोंग है, जो डॉटेड लाइन बना रखी है, एंड आफ्टर कोलिजन भी इसी लाइन के अलोंग है, तो ऐसे कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन बोला जाता है। और ऑब्लिक कोलिजन जब एक प्लेन में कोलिजन होता है, जिसमें जो वेलोसिटी है वो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद सेम लाइन के अलोंग नहीं होती, अलग अलग लाइंस के अलोंग हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। देखो अभी हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, मैकेनिकल कोलिजन्स की बात कर रहे हैं। तो मैकेनिकल कोलिजन्स में पार्टिकल्स क्या कांटेक्ट में आते हैं
और फिर उनकी क्या होते हैं वेलोसिटीज या मोमेंटम चेंज होता है। बाकी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में चार्ज पार्टिकल्स में, उसमें क्या होगा, उसमें बिना टकराए भी पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड कर सकते हैं। जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे की तरफ भेजे तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे नजदीक जाएंगे उनके बीच में फोर्सेस बढ़ते जाएंगे, तो हो सकता है बिना टकराए अपनी डायरेक्शन को क्या कर ले, चेंज कर लें, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उस प्रोसेस को भी कोलिजन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर बॉडीज कॉन्टेक्ट में आती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कोलिजन। ठीक है, तो हेड ऑन और ऑब्लिक में जैसे हम एक आध एग्जांपल से समझ लें, तो हेड ऑन का मतलब क्या है, जैसे ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, तो ये इधर जा रही थी कुछ u1 वेलोसिटी से, ये इधर जा रही थी u2 वेलोसिटी से, तो टक्कर के बाद ये इसी लाइन के अलोंग, मतलब लाइन सेम होनी चाहिए, वेलोसिटीज चेंज हो सकती हैं, इसी लाइन के अलोंग v1 से जाने लगी, ये v2 से जाने लगी। ऑब्लिक में हम ऐसा मान सकते हैं कि एक मान लो हमारे पास ऐसा कोई इंक्लाइन टाइप का सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉल गिरी, अभी बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये वाला जो ट्राइंगुलर वेज है ये पीछे की तरफ जा सकता है, तो जरूरी नहीं है इसी वर्टिकल लाइन में जाए, कुछ एंगल पे जा सकती है। तो अब जो इनिशियल लाइन ऑफ मोशन थी, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, और फाइनली दोनों पार्टिकल की जो लाइन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, तो इसको ही ऑब्लिक कोलिजन बोला जाता है। या इसमें हम ऐसा भी बोलते हैं कि लाइन ऑफ इंपैक्ट एक वर्ड यूज करते हैं। तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होती है, लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन है जिस लाइन के अलोंग कोलिजन के फोर्सेस लगते हैं। तो बेसिकली वो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। जैसे दो बॉडीज कांटेक्ट में आई तो इनका नॉर्मल ये हो जाएगा। नॉर्मल कैसे लगेगा, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट तो सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग, तो अगर जो नॉर्मल की डायरेक्शन है इसी को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। शॉर्ट में मैं LOI बोल देता हूं। LOI का मतलब क्या है, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो अगर ये लाइन ऑफ इंपैक्ट लाइन ऑफ मोशन से कोइंसाइड कर जाती है तो हेड ऑन कोलिजन कहलाता है। लेकिन जिस हमने दूसरा केस देखा कि लाइन ऑफ मोशन तो ये है, लेकिन जब ये टकराएगी तो नॉर्मल इस लाइन के अलोंग लगेगा, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। तो अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट कोइंसाइड नहीं करते हैं तो फिर उस कोलिजन को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्लिक कोलिजन, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो है अलग डायरेक्शन के अलोंग चला जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी के आधार पे हम कोलिजन को क्या कर सकते हैं, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, कुछ एनर्जी सिस्टम क्या कर देता है, लॉस कर देता है कोलिजन में। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो है इट इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। एंड परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, तो परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज एक दूसरे से स्टिक कर जाती हैं और कॉमन वेलोसिटी से चलने लगती हैं, और इसमें मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, यानी आफ्टर कोलिजन कम होगी बिफोर कोलिजन से। परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, और इसमें दोनों बॉडीज स्टिक करके कॉमन वेलोसिटी से चलने लगती हैं। अब एक और टर्म यूज की जाती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये भी कोलिजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यही बताता है कि बॉडीज टकराने के बाद वापस कितना अपने आप को रीगेन कर सकती हैं। एक्चुअली जब भी टक्कर होती है तो क्या होता है, कुछ डिफॉर्मेशन होता है। जैसे ये बॉडी गई दूसरी बॉडी से जाके टकराती है, ऐसे मान लो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो जब टकराएंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐसे डिफॉर्मिटी आएगी। अब उस डिफॉर्मिटी के बाद वापस से कितना वो अपने आप को रीगेन कर पाते हैं, वापस से अपनी ओरिजिनल शेप को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, उसी को एक तरीके से इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये मैथमेटिकली क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो ये ई की डेफिनेशन होती है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। सेपरेशन कब देखना है, हमेशा सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। क्यों भाई, कोलिजन से पहले तो बॉडीज एक दूसरे को अप्रोच करेंगी, तो ये कब देखा जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कब देखा जाता है, आफ्टर कोलिजन।
और अप्रोच कब देखा जाता है? बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अब इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है? 1 होता है। परफेक्टली इनइलास्टिक आएगा यहां पे, टाइपिंग मिस्टेक है। सो फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, for perfectly inelastic collision E is 0 and for inelastic collision E जो है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो इलास्टिक कोलिजन में कंप्लीट ऐसा बोल सकते हैं रिफॉर्मेशन हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में E 0 यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0, यानी बॉडी सेपरेट ही नहीं होंगी, यानी चिपक कर साथ में चलने लगेंगी। और इनइलास्टिक कोलिजन में ई क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, ई जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये हर तरह के कोलिजन के लिए डिफाइंड है, चाहे वो 1 डायमेंशनल कोलिजन हो, 2 डायमेंशनल, मतलब हेड ऑन के लिए भी है और ऑब्लिक के लिए भी है। बस हमें वेलोसिटीज जो देखनी है सेपरेशन या अप्रोच की, वो किसके अलोंग देखनी है? लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। तो अगर वेलोसिटी लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग नहीं है तो उसके कंपोनेंट हमको लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जिसे क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल ऑफ 0.1 kg मेक्स एन elastic head-on mass that is initially at rest. If the 0.1 kg ball rebounds at 1/3 of its original speed, what is the mass of other ball? तो क्या कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद अ बॉल ऑफ अननोन मास। इसका मास हमें पता ही नहीं है क्या है, और ये इनिशियली रेस्ट पे थी, और ये कुछ वेलोसिटी से जा रही होगी जो हमें दिया तो नहीं है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं, तभी टक्कर होगी। एक रेस्ट पे है, एक चल रही होगी। इफ द 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स एट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो ये अपनी 1/3 स्पीड से रिबाउंड करती है, यानी कि u/3 से रिबाउंड करती है। ठीक है, और तो ये भी चलने लगेगी, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये रुकी रहेगी। ये मान लो v वेलोसिटी से चलने लगी, तो क्या मास होगा दूसरी बॉल का, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इस सेकंड बॉल का क्या हो गया? mv। मैं राइट साइड को क्या मान रहा हूं? पॉजिटिव मानते हुए लिख रहा हूं। तो mv माइनस 0.1 इंटू u/3 इज इक्वल टू 0.1 इंटू यू। इनिशियल मोमेंटम इसका तो 0 है, उसका 0.1 इंटू यू। ठीक है, तो mv इज इक्वल टू, इस टर्म को भी इधर ले जाएंगे, 0.1 मैंने कॉमन ले लिया अगर, तो u प्लस u/3 यानी कि 4u/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अभी दो अननोन है, u एंड m, तो दूसरी इक्वेशन हम e की लगा दें। ठीक है, e जो है, एक मिनट, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन यानी E1 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कब देखा जाता है? आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है वो क्या हो जाएगी? v प्लस u/3। ये जो v है ये भी दूर जाने की वेलोसिटी है, u/3 भी दूर जाने की, तो ओवरऑल दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो गई? v प्लस u/3। और अप्रोच की वेलोसिटी कोलिजन के पहले देखी जाती है, वो क्या हो जाएगी? u। एक पार्टिकल रेस्ट पे है, एक उसकी तरफ जा रहा है, तो इज इक्वल टू u। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस u/3। तो v इज इक्वल टू 2u/3। ठीक है, तो 2u/3 की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो mv फ्रॉम इक्वेशन 1, mv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.1 इंटू 2 इंटू 2u/3। 2u/3 इज इक्वल टू v, v से v कट गया, तो m इज इक्वल टू 0.2। तो ये m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो इफ m1, अब कुछ इसमें स्पेशल केसेस भी हैं जो हमें याद रखने, कि अगर m1 m2 जो है ये बराबर है और e जो है क्या है? 1 है, तो इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड e इज इक्वल टू 1,
देन आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई जगह पे यूज हो जाते हैं कि अगर मासेस बराबर हैं, मतलब एक बॉडी है ए, इसका मास है m, दूसरी बॉडी है b, इसका भी मास है m, और इनके बीच में कैसा कोलिजन होता है, इलास्टिक। ये भी ध्यान रखना है, कई बार हम बिना इलास्टिक कोलिजन के भी इस कॉन्सेप्ट को लगा देते हैं। तो अगर ये कुछ u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इनकी वेलोसिटीज जो है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। यानी ए वाला जो है वो u2 से जाने लगेगा पीछे की तरफ, और बी वाला u1 से। वेलोसिटी एक्सचेंज होना मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल केस होता है, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर, देन वी कैन नेग्लेक्ट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ हैवियर बॉडी। तो इसमें क्या है कि अगर एक बहुत ही हैवियर बॉडी है, ठीक है, मतलब हैवी बॉक्स है, या मान लो ट्रक है, ट्रक से अब कोई बॉल आके टकरा गई, तो ट्रक की वेलोसिटी में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, बॉल पे ही फर्क पड़ेगा। तो ऐसी अगर बहुत ही कोई हैवी ऑब्जेक्ट है और उससे कोई ऐसी लाइट ऑब्जेक्ट टकराता है, कोई भी बॉल वगैरह, मान लो ये कुछ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, इसकी कुछ वेलोसिटी है 2, तो कोलिजन के बाद हम इस हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। मतलब इसकी वेलोसिटी के चेंज में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए हम E की इक्वेशन का यूज करते हैं। तो फाइंड V, वी यूज इक्वेशन ऑफ E। ठीक है, E मतलब वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इस तरह से हम ऐसे केसेस को डील करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि टू बॉल बियरिंग ऑफ मास 5 kg ईच इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल स्पीड्स 5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स हेड ऑन विद ईच अदर, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल इफ कोलिजन इज इलास्टिक। तो क्या करें, दो बॉल बियरिंग है, दोनों का मास 5 kg है। ठीक है, इसको मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं, दोनों का मास 5 kg है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मतलब अगर ये राइट की तरफ जा रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ, और ऑपोजिट ऐसे ही जा रहे होंगे, है ना। ऐसा मत बोल देना कि ए जा रहा है लेफ्ट की तरफ, बी राइट की तरफ, फिर टक्कर ही नहीं होगी। तो टकरा रहे हैं मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे। अब इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर इलास्टिक कोलिजन है क्या होगा, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी मतलब ए के पास बी की वेलोसिटी आ जाएगी, बी के पास ए की वेलोसिटी आ जाएगी। तो बी की कितनी वेलोसिटी थी, 5 लेफ्ट की तरफ, तो ये ए के पास आ जाएगी, और बी के पास ए की वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी यहां पर दिया हुआ है। ओके, अच्छा, आवाज सबको क्लियर है? एक स्टूडेंट बोल रही आवाज इज क्लियर नहीं है, तो बाकी लोग एक बार बता दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है आपको? ओके, ठीक है, क्लियर है। तो अगर किसी को इश्यू है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को, और अगर बफरिंग वगैरह हो रही है तो आपके नेटवर्क में कुछ इश्यू हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने एक बार नेटवर्क देख लीजिए या रीज्वाइन कर लीजिए मीटिंग को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 3 balls A, B and C of mass M are placed on a frictionless horizontal plane in a straight line as shown. Ball A is moved with velocity u towards the middle ball B. If all the collisions are elastic, then final velocities of all the balls. तो एक तो फाइनल वेलोसिटीज हैं, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कितने कोलिजन हुए होंगे। तो देखो, पहली बात ये भी देख लेते हैं कितने कोलिजन हुए होंगे। तो यहां पे पहली टक्कर होगी, तो ए वाली बॉल बी से टकराएगी, और आइडेंटिकल बॉडीज में इलास्टिक कोलिजन है, तो ए तो रेस्ट पे आ जाएगी और बी जो है यू से चलने लगेगी, और सी वाली अभी एज इट इज रुकी हुई है। फिर यहां पर बी और सी के बीच में टक्कर होगी, तो बी सी से टकराएगी, बी वाली रेस्ट पे आ जाएगी और सी वाली यू से चलने लगेगी। तो टोटल कितने कोलिजन होंगे, 2 तो कोलिजन होंगे, और फाइनली ए और बी रेस्ट पे आ जाएंगे और सी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यू टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो दिस वे वी कैन गेट दी आंसर। चलो एक ये हैवी ऑब्जेक्ट वाला भी केस देख लें। तो क्या कह रहे हैं, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड टुवर्ड्स अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड closer to the block as shown. Assuming elastic collision and frictionless surfaces, find the final velocities of the block. तो ऐसे केस में हमने क्या बोला है कि हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, लेकिन जो लाइटर ऑब्जेक्ट है 2 kg वाला, उसे मास से फर्क नहीं पड़ता यहां पर, अगर हम ये कॉन्सेप्ट हैवी और लाइट वाला यूज कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ भी हो गई। ठीक है, अब कैसा कोलिजन दे रखा है, इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज नेग्लेक्ट हो जाएगा। लाइटर के लिए क्या करना है, ई की इक्वेशन। तो ई की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन कब देखना होता है, आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, वी जो है वो दूर जाना चाहता है, छोटा ब्लॉक वी वेलोसिटी से दूर जाना चाहता है, हैवियर ब्लॉक अभी भी नजदीक आना चाहता है, तो ओवरऑल दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 2। ठीक है, दूर जाने की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस 2। ई 1 के बराबर है। अप्रोच की वेलोसिटी कब देखनी है, कोलिजन के पहले। तो कोलिजन के पहले 2 kg वाला भी नजदीक जाना चाहता है, कितनी वेलोसिटी से, 10 से। हैवी ऑब्जेक्ट भी नजदीक जाना चाहता है 2 से, तो ओवरऑल नजदीक आने की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 12। तो दोनों के नजदीक आने की जो वेलोसिटी है वो है 12। तो जो वेलोसिटी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो जाएगी इस लाइटर ब्लॉक की आफ्टर कोलिजन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं कि अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास m. It is struck by a bullet of mass m moving horizontally with a speed u. The bullet gets embedded into the bob. Obtain the height to which the bob rises before swinging back. चलो तो देखो इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास m. It is struck by a bullet of mass m moving horizontally. तो एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है L और एक वुडन बॉब है जिसका मास है m। एक बुलेट फायर की गई जो इसमें एम्बेड हो जाती है, ठीक है, और ऑब्टेन द हाइट टू विच द बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। कितनी हाइट तक ये बॉब जाएगा वापस आने से पहले। बुलेट का मास है m और बुलेट आ रही है u स्पीड से। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी टक्कर होती है तो टक्कर कब यहां पे क्या हो रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इसके अंदर एम्बेड हो जाती है। तो टोटल मास कितना हो गया, m प्लस m। तो टक्कर अगर इलास्टिक नहीं है तो एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोलिजन वी कांट कंजर्व एनर्जी हियर, सो मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m प्लस m इंटू, सॉरी इस वेलोसिटी को हम u नहीं बोल सकते क्योंकि u वो वाली वेलोसिटी है, तो इसको हम v मान लेते हैं। तो फाइनल मोमेंटम इज m प्लस m इंटू v। इनिशियली कितना हो गया, mu। तो यहां से हमारे पास v की वैल्यू आ गई mu बाय m प्लस m। अब इसके बाद ये कितनी और हाइट तक राइज करेगा, तो इसके बाद इस पोजीशन से ऊपर जाएगा। अब टक्कर हो चुकी है, अब एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो मान लो ये h हाइट ऊपर गया तो मास तो वही रहेगा m प्लस m। अब क्या लगेगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर। ये पूरी पूरी लॉस हो जाएगी क्योंकि जहां पे मैक्सिमम हाइट होगी वहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसको v डैश बोल दूं। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर डिपेंड करता है, तो m प्लस m इंटू जी एच। तो m प्लस m कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2g। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो m u स्क्वायर बाय 2 इंटू m प्लस m इंटू जी। तो दिस वे वी विल गेट द हाइट टू विच द
ऑब्जेक्ट विल बी रेज्ड। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इट इज अ पॉइंट एट विच टोटल मास ऑफ अ सिस्टम और ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डील करते हैं किसमें? पॉइंट मासेस में डील करते हैं, या तो पॉइंट मासेस में तो क्या होता है, वही मास होता है, वही उसका सेंटर होता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करते तो हमारे पास पॉइंट मास नहीं होता। कोई भी बॉडी देखोगे, इट इज नॉट अ पॉइंट, इट इज कलेक्शन ऑफ मैनी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, या सिस्टम बोल सकते हैं उसको एक। तो कोई भी बॉडी जो है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो बहुत सारे पार्टिकल्स का हम क्या मान सकते हैं? एक कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन हमने माना, उस पूरे सिस्टम का टोटल मास हम किसी एक पॉइंट पे अगर कंसंट्रेटेड मान सकें, उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। अब जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये एन पार्टिकल सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट अगर सिस्टम से मतलब डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं एन पार्टिकल्स, तो उस सिस्टम के लिए क्या होता है? ये सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है? तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया देखना है। तो अगर डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, उनका मास है m1 m2 m3 m4 अप टू mn, और उनका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, rn वेक्टर, इस तरह से। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो इट इज डिफाइंड एज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, ये जो m1 प्लस m2 प्लस m3 वाली टर्म है, ये क्या दे देता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम दे देता है। तो दिस इज 1 अपॉन m, वेयर m इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम, summation of this term, this can be written as mi ri. Mi is mass of ith particle, ri is position vector of ith particle। ठीक है, और m जो है टोटल मास ऑफ सिस्टम है। अच्छा, अब ये भी एक वेक्टर, तो वेक्टर इक्वेशन है, तो इसको हम इंडिपेंडेंटली म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमें x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, xcm, तो वो क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐसी ycm zcm निकाल सकते हैं। मतलब हम पूरा पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x y z, तो हम सेंटर ऑफ मास का x y z कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है? ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसका हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर दो पार्टिकल हैं m1 m2, उनके बीच की डिस्टेंस है r, तो सेंटर ऑफ मास उनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। मान लो m1 से उस सेंटर ऑफ मास की दूरी है r1, m2 से सेंटर ऑफ मास की दूरी है r2। तो जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी r1 जो है वो किसके बराबर होती है? m2 अपॉन m2 प्लस 1 इंटू r, और m2 से क्या दूरी होती है? r2 जो आएगी दूरी, वो m1 r अपॉन m1 प्लस m2। देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो डेफिनेशन यही है। मैं मान लो इसको ओरिजिन मान लो 0,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? r,0। ठीक है, मेरे को m1 से दूरी निकालनी है, तो m1 से दूरी क्या है? r1, तो r1 क्या हो जाएगा? m1 x1, तो m1 उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट 0, फिर m2 x2, x2 क्या हो गया? r के बराबर, अपॉन m1 प्लस m2, तो आ जाएगा यहां से m2 r अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे m2 से दूरी निकाल सकते हैं, लेकिन ये रिजल्ट याद भी रखना है, बहुत जगह पर काम आ जाता है, तो डायरेक्टली याद रखना है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो r जो होता है ये क्या होता है? ऑपोजिट मास। मतलब m1 से दूरी निकाल रहे हैं तो क्या रहेगा? ऑपोजिट मास। उसके ऑपोजिट मास क्या हो गया? m2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, वैसे ही जैसे दो रेजिस्टर्स होते हैं पैरेलल में, उनमें करंट डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है? इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में यहां से I करंट आ रहा है, तो यहां से जाने वाला करंट क्या होता है? I1। तो ऑपोजिट रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू I, ऐसे होता है। वैसे ही यहां पर सेंटर ऑफ मास भी होता है, ऑपोजिट मास इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस डिवाइडेड बाय टोटल मास। सेम फॉर चीज यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं।
चलो अब जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि कैसे सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं। अब ये डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम क्या कैसे निकालते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है m1 m2 m3 मासेस दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करनी है। तो देखो इसमें किया हुआ है सॉल्व। तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का क्या लिख सकते हैं हम, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 कितना हो गया 1, r1 वेक्टर क्या हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस m2 कितना हो गया, m2 हो गया 2, r2 वेक्टर क्या हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। m3 कितना हो गया 3, r3 कितना हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होता है, i वाली टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, j वाली आपस में, k वाली आपस में, तो रिजल्ट आ गया इस तरह से। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अच्छा अब ये कुछ कॉमन सेंटर ऑफ मास हैं, तो इनकी रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, अगर डेरिवेशंस किसी को आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट्स याद करने हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और डायरेक्टली ये रिजल्ट्स हमको जरूरत पड़ जाती है। तो अगर इनको याद रखना है, या आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वहां पे आप इसको जो है याद कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अगर पीडीएफ बाय चांस लेट मिलता है या कोई और इशू होता है आप लोगों को, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट नाउ। ठीक है, तो ये कुछ सेंटर ऑफ मास हैं डिफरेंट सिस्टम्स के जो हमें याद रखने हैं। चलो अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो एक्चुअली बॉडी चलेगी, तो बॉडी चलेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करें तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, डी बाई डी टी ऑफ RCM। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैसे ही रिलेशन आ जाता है जैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए आता है। वहां आता था m1 r1 प्लस m2 प्लस m3 r3 अपॉन टोटल मास। यहां पे क्या आ जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अच्छा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम अगर हमें कभी लिखना है तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कि सिस्टम में जितने भी पार्टिकल हैं उनके मोमेंटम का सम, p1 प्लस p2 एंड सो ऑन। अब p1 p2 क्या हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। इसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया, टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लेकिन m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस सो ऑन अपॉन m, ये क्या होता है vcm। So momentum of system can be written as total mass into velocity of center of mass। ऐसी एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो सिमिलरली जैसे VCM आया था वैसे ACM आ जाता है m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 अप टू mn an by m। बस ध्यान रखना ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है जब इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, कई बार हम बिना डायरेक्शन के ही इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, वेक्टर एडिशन यहां पर हमें करना पड़ता है। और नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम पे क्या होता है, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये भी एक सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि जो सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो किससे डिसाइड होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से ही डिसाइड होता है। यानी कि बॉडी के इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करते। जैसे इसमें कॉमन केस होते हैं कई बार कि एक पार्टिकल को हमने फेंका, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है, इसको फेंका, अब ये पार्टिकल हवा में जाके ब्रेक हो गया, दो टुकड़ों में टूट गया, एक ऐसे जाने लगा एक कुछ ऐसे जाने लगा। तो पार्टिकल्स कैसे भी जा रहे हो लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास वही पाथ फॉलो करेगा जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट करता है। क्यों वही पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि भाई जो एक्सप्लोजन हुआ वो तो हुआ, एंड इंटरनल फोर्सेस इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स जो ब्रेक होके दो पार्टिकल बने उनके मोशन को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास का मोशन किससे डिसाइड होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस से। तो पूरे सिस्टम पे तो अभी भी mg का फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। तो ऐसे चीज आते हैं वहां पे हमें इसकी जरूरत पड़ती है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वही सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन डिसाइड करता है, और इंटरनल फोर्सेस से सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सिस्टम के मोमेंटम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा
कि मोमेंटम भी सिस्टम का कौन चेंज कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्सेस ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन देखें कि टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग passing over a smooth fixed pulley of negligible mass. Find the acceleration of the center of mass of the system when block moves under gravity. ठीक है, तो ब्लॉक अगर अंडर ग्रेविटी मूव कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन सा केस है ये, एटवुड मशीन वाला केस है। हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, यहां पे हमने किया हुआ है। तो देखो, मान लो ये ऐसी सिस्टम दे रखा है जो एटवुड मशीन है कि दो ब्लॉक्स हैं, रस्सी से कनेक्टेड है, रस्सी पुल्ली के ऊपर से जा रही है। तो ये जो ब्लॉक है m1 मास का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लो a है, m2 मास का ऊपर की तरफ a। तो ये हमने बोला था याद भी रखना है एटवुड मशीन में क्या एक्सेलरेशन होता है। तो क्या एक्सेलरेशन होता है, तो जो बॉडी नीचे जा रही है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो m1 अगर नीचे जा रहा है तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब क्या आ गया, ये एक्सेलरेशन किसका, m1 का आ गया नीचे की तरफ, m2 का आ गया ऊपर की तरफ। अब कई बार हम गड़बड़ क्या करते हैं, इसी को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर दो पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन सेम होता है तो वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो यहां दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो हमें वेक्टर मेथड से इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब हम किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली। तो m1 a1 क्या हो गया, प्लस a हो गया क्योंकि नीचे की तरफ है, लेकिन जो a2 वेक्टर है वो ऊपर की तरफ है तो वो माइनस a हो जाएगा। तो m1a माइनस m2a अपॉन m1 प्लस m2 इस तरह से आ जाएगा। अब a कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब a की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। a किसके बराबर है, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पर। तो इस तरह से सेंटर का एक्सेलरेशन आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। कहां की तरफ, नीचे की तरफ, या m1 जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है हम ऐसे इक्वेशन लगा सकते हैं। सिमिलर अगर वेलोसिटी पूछी है तो भी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, लेकिन वेक्टर एडिशन करना है वेलोसिटी वाली टर्म का, एक्सेलरेशन वाली टर्म का। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ध्यान रखना है। चलो, एक ये क्वेश्चन है कि अब बॉल जो है ये ग्राउंड को अप्रोच कर रही है u वेलोसिटी से, तो हमको बताना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो वेलोसिटी क्या होगी, कोलिजन क्या, तो मोमेंट इंपल्स क्या होगा। तो कोशिश करो इसको, 1 मिनट का समय है आपके पास, इसका बताइए आंसर क्या आएगा। चलिए, तो देखिए क्या करेंगे इसमें। तो देखो, टक्कर से पहले पार्टिकल u वेलोसिटी से आ रहा था और टक्कर के वेलोसिटी हो गई v। तो e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट इज v बाय u। तो v जो आएगी वो eu के बराबर आ गई। ठीक है, तो मतलब जो टक्कर के बाद वेलोसिटी थी ऊपर की तरफ, ये वेलोसिटी है, मैं दोबारा यहां बना दूं कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी आ गई, eu। अच्छा, इंपल्स में कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, meu, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इनिशियल नीचे की तरफ है उसको नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ माइनस mu। तो mu इंटू 1 प्लस e, ये इंपल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये हम आंसर निकाल सकते हैं। चलो, एक और ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो क्या दे रखा है, ब्लॉक्स A एंड B हैव मासेस 40 kg एंड 60 kg respectively. They are placed on a smooth surface and the spring connected between them is stretched by 1.5 meter.
if they are released from rest, determine the speeds of both blocks at the instant the spring becomes unstressed. तो अब इसमें भी क्या होता है, देखो स्प्रिंग का फोर्स पूरे सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हो जाएगा, और इंटरनल फोर्सेस सिस्टम के मोमेंटम को अफेक्ट नहीं करते, तो हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन, ये दोनों चीजें ही यहां पर हमें यूज करनी पड़ेंगी। चलिए इसको भी मैं एक बार दिखा देता हूं कैसे करना है। तो क्या करेंगे इसमें कि मान लें कि जो दोनों ब्लॉक हैं वो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी v1 एंड v2 से। ठीक है, क्या दे रखा है इसमें अपने को कि अपने को की वेलोसिटीज v1 v2 है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे ये है। ठीक है, तो एक मिनट, इसमें इफ दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट डिटरमाइन, ओके स्पीड्स, अच्छा ये वेलोसिटीज हैं जब स्प्रिंग कहां पे आ जाएगा, अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट मूविंग नहीं है, ये ध्यान आएगा। लेट बोथ ब्लॉक्स हैव वेलोसिटीज v1 and v2 when spring is in its natural length और unstretched length। ठीक है, क्योंकि छोड़ा तो उनको रेस्ट से है, तो उस वक्त तो कोई वेलोसिटी नहीं है, नेचुरल लेंथ पे उनकी वेलोसिटी v1 v2 आ जाएगी, तो हम मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। रेस्ट से छोड़ा इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और देखो तो जब छोड़ेंगे तो दोनों ब्लॉक पे स्प्रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे, एक यहां एक यहां, तो दोनों की वेलोसिटी कैसी आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो मोमेंटम अगर हम राइट साइड को पॉजिटिव मान लेंगे तो एक पहले ब्लॉक का मोमेंटम पॉजिटिव आ जाएगा 40 v1, और दूसरे वाले ब्लॉक का आ जाएगा नेगेटिव -60 v2। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 2v1 इज इक्वल टू 3v2 आ गया। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो पहले स्प्रिंग स्ट्रेच था, खिंचा हुआ था, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। जब वो अपनी नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, लेकिन ब्लॉक्स के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करी सिस्टम ने, हाफ के एक्स स्क्वायर ये लॉस करी, और काइनेटिक एनर्जी का गेन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हाफ 600 इंटू 1.5 का स्क्वायर, के की वैल्यू दे रखी है 600 हमको यहाँ पे फिगर में। ठीक है, x 1.5 है, ऐसी v1 और v2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब v1 v2 में हमें रिलेशन पता है, उसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे सॉल्व कर लेते हैं, अगर किसी को कोई इशू हो तो 1 हाफ से हाफ कट गया, ये हाफ कट गया। ठीक है, एक जीरो कैंसिल कर सकते हो यहाँ से, मतलब 600 का एक जीरो, 40 का एक जीरो, 60 का एक जीरो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से बचा कितना, 60 इंटू 1.5 को 3/2 लिख सकते हो, उसका स्क्वायर आ जाएगा 9/4, यहां से आ जाएगा 4v1 स्क्वायर प्लस 6v2। अब v2 किसके बराबर है, 2v1/3, तो v2 स्क्वायर आ जाएगा 4/9v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू 3 इज 9, तो ये आ जाएगा, यहां भी 4 से कैंसिल कर सकते हो, ये आ जाएगा 15। तो 15 इंटू 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, तो 3 हमने एलसीएम लिया, तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 20 v1 स्क्वायर, एक मिनट, 15 इंटू 9 सॉरी। ठीक है, तो 15 कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से मतलब 5 से कैंसिल किया 4 आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 इंटू 9/4 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर आएगा। तो v1 इज इक्वल टू 9/2 दैट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और फिर v2 आ जाएगा इसी इक्वेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये हाफ के एक्स स्क्वायर कैसा है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ये हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में। हाफ के एक्स स्क्वायर इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पहले स्प्रिंग एक्सटेंडेड था, एक्स एक्सटेंशन था उसमें, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी एक दो कुछ जो है मैं बता देता हूँ, वो जो हैवी ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन में दिक्कत थी तो वो एक बार मैं बता देता हूँ उसमें। चलो, ये हैवी ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, कुछ बच्चों को दिक्कत थी। तो देखो, हैवियर ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी के चेंज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो 2 ही रहेगी, लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, उसको हमने v मान लिया। अब उसके बाद क्या लगाना है, e की इक्वेशन। e की इक्वेशन क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी कब देखी जाती है, आफ्टर कोलिजन। अब देखो सेपरेशन में क्या देखा जाता है, दूर जाने की वेलोसिटी। तो 2 kg वाला दूर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से दूर जा रहा है, v से, ये तो दूर जाने की ही वेलोसिटी हो गई। और ये वाला देखें हैवियर ब्लॉक इसके नजदीक आ रहा है 2 से, तो ओवरऑल दूर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v माइनस 2। v से दूर जा रहा है, 2 से नजदीक आ रहा है, तो ओवरऑल दूर जाने की वेलोसिटी v माइनस 2 हो गई। और नजदीक आने की वेलोसिटी कोलिजन के पहले देखी जाती है, तो वो 10 प्लस 2 हो जाएगी। 10 से भी नजदीक जा रहा है, 2 से भी नजदीक जा रहा है, दोनों नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नजदीक जाने की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 12। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और वो जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें v1 v2 फाइनल वेलोसिटीज थी ब्लॉक की, जब ब्लॉक्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। और इससे पहले क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत थी किसी को, या किसी को देखना था ये स्लाइड, तो एक बार ये भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, ए और बी टकराए, इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, ए रेस्ट पे आ गया, ए की वेलोसिटी बी के पास चली गई। फिर बी और सी टकराए, इधर भी क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, बी रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब सी की वेलोसिटी बी के पास आ जाएगी और बी की सी के पास, तो सी यू वेलोसिटी से चलने लगेगा। ठीक है। तो अब ये क्लास हम एंड करते हैं।